तो लोकसभा चुनाव 2019 चरम पर है और हर राज्य की अपनी अपनी चुनौती है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को चेहरे पर रखकर काम कर रही है, वहीं पर छत्तीसगढ़ में कौन से वो ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता के बीच जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भूपेश जी, विधानसभा चुनाव आपने जीता और पूरे देश ने देखा कि उम्मीद जो नहीं थी किसी को, वो परिणाम यहां पर निकल कर आए। अब छत्तीसगढ़ के लोकसभा की सीटों में 11 सीटें हैं। क्या मानते हैं आप कि क्या परिणाम निकल कर आएगा और किन मुद्दों के जरिए? देखिए, उस समय राहुल जी अधिकांश जिलों में गए थे और उन्होंने लोगों से वादा किया था कि हम ऋण माफी करेंगे, 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा करेंगे, 35 किलो चावल देंगे। और आदिवासियों से उन्होंने कहा था कि भाई फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टा भी मिलेगा और लोहांडीगुड़ा में टाटा की जो जमीन है उसको वापस करेंगे। ये तमाम वादे किए थे। तो करीब 36 हमारे बिंदु में जन घोषणा पत्र में हमारे थे, उसमें से 18 हम लोगों ने पूरा कर दिया। अच्छा। तो लोगों को विश्वास बढ़ा है कि जो कांग्रेस कहती है वो करती है और अभी भी घोषणा पत्र के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जबकि मैं नहीं समझता इसके पहले घोषणा पत्र को इतना तवज्जो मिला जितना कि अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले और विधानसभा चुनाव के बाद हम लोग, क्योंकि उसी रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी घोषणा थी वो आपने किसानों के कर्ज को लेकर की थी। भारतीय जनता पार्टी चाहे वो रायपुर से लेकर और दिल्ली तक हो, इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। ये कहा गया कि बीजेपी कांग्रेस की सरकारों ने जो कर्ज माफी की है वो छलावा है किसानों के साथ और अब वो जवाब दे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कहना तो वो तो कहेंगे ही क्योंकि विपक्ष में है और उसके पास कहने कुछ नहीं है तो यही बोलेंगे। कल अमित शाह जी आ गए थे, वो बोल के गए हैं। मुख्य बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी 2003-04 की बात कर रहा हूँ, जब आई उन्होंने कहा हम ऋण माफी करेंगे। कितने लोगों किया? 2,500 रुपया प्रति किसान के हिसाब से 2.5 लाख किसानों का किया और 106 करोड़ का। आज छत्तीसगढ़ में हमने 20 लाख किसानों का 10,200 करोड़ का हमने ऋण माफ किया है। नहीं तो इसमें क्या अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन सारे किसान ये देखिए, किसान भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। हमने कहा यही कि जो आपने लोन लिया है, क्रॉप लोन लिया है, उसे पटाने की जरूरत नहीं, हम लोग ऋण माफ करेंगे। किसानों ने माना। आज भारतीय जनता पार्टी की छोड़ कौन किसान मांग रहा है कि मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण माफ करो करके? ये तो केवल अब उनके पास कुछ बोलने है ही नहीं कि मध्यकालीन भी माफ नहीं किया गया, दीर्घकालीन नहीं किया गया। वो जब ऋण माफी की बात की तो क्या इसलिए आपने आईना भेजा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके निवास स्थान पर दिल्ली में? वो आईना क्या कहता है? आईना इसलिए भेजा गया कि वो कभी चाय वाला बन जाते हैं जी। उसके केटली से चाय किसी ने पी नहीं आज तक, कोई दावा नहीं किया है। हाँ। फिर वो फोटो भी नहीं आया कोई फकीर बन जाता है। हाँ। जो 10 लाख का सूट पहनते हैं। हाँ। और ऐसा फकीर जो विदेश यात्रा में 2,000 करोड़ रुपया फूक भी देते हैं और एक इन्वेस्टर हिंदुस्तान नहीं आता। फिर एक बार झाड़ू पकड़ते हैं और विज्ञापन में आप 4600 करोड़ रुपया फूक देते हैं और उसके नाश्ता और भोजन की भी चर्चा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप कैसे, हमारे यहाँ फकीर की डेफिनेशन तो दूसरा है। ये ऐसा फकीर तो नहीं होता 10 लाख का सूट पहने, सोने से जड़े हुए, जिसमें नरेंद्र मोदी लिखा हुआ, ऐसा सूट तो कोई पहना नहीं। 2 कैंपेन थे विधानसभा चुनाव में भी, उल्टा चश्मा, रमन का उल्टा चश्मा, और यहाँ पर आईना। बड़ा जोरदार हिट चल रहे हैं, क्या बात है? हाँ, तीसरा वो चौकीदार बन जाते हैं। गांव में न मजदूर को चौकीदार की जरूरत है, न किसानों को चौकीदार की जरूरत है। आखिर चौकीदार किसकी जरूरत है? बड़े लोगों की। अब बड़े लोगों की चौकीदारी कर रहे हैं और चौकीदारी ऐसे किए कि पूरे आपके मित्र लोग, चाहे ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, वो सब पैसा लेके देश से बाहर चला गया। फिर आप गंगा पुत्र बन जाते हैं, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। फिर बुलेट ट्रेन चलाने वाले बन जाते हैं, कभी 56 इंच सीना वाले बन जाते हैं, कभी एक सिर से 10, एक के बदले 10 सिर लाने वाले बन जाते हैं। तो आखिर मोदी जी आपका चेहरा कौन सा है?
कहीं आप तो खुद ही नहीं भूल गए, इसलिए हमने आईना भेजा है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ की तमाम सड़कों पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो उसमें बीजेपी का ज्यादातर कमल गायब है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है और वही दिखाई दे रहे हैं। और आप भी अपनी चुनावी सभाओं में डॉक्टर रमन सिंह का नाम नहीं ले रहे हैं, आप सीधे मोदी को संबोधित कर रहे हैं, मोदी पर बात कर रहे हैं। तो मतलब क्या रमन गायब है क्या? नहीं, रमन सिंह को हम छोड़ नहीं रहे। हाँ। भाई मतलब वो मोदी बनाम भूपेश हो रहे हैं ना, वो ये विचारधारा की लड़ाई है। हाँ। कांग्रेस की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा। कांग्रेस जो कहती है वो करती है, भारतीय जनता पार्टी अपने किए गए वादे को जुमले बता देती है। और चौकीदार तो जहां नरेंद्र मोदी ने लिखा तो वहीं रमन सिंह ने भी लिखा चौकीदार। तो हम तो रमन सिंह पूछते हैं, भैया आपका दामाद जो 50 करोड़ रुपए लेके भाग गया, फरार है, थाने में आ नहीं रहे हैं, विभाग से हम जानकारी मांगते तो वहां नहीं देते, थाने से आपको नोटिस भेजते हैं, उसका जवाब नहीं देते, तो आखिर चौकीदार यदि हैं तो अपने दामाद को ही ढूंढ के ले आइए। तो आपकी क्या इस बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हो गई थी क्या? क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से सारे सांसदों के टिकट काट दिए, सबको गायब कर दिया है, एकदम अलग कर दिया है, तो क्या आपकी सलाह पे काम कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में? दरअसल में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बखला गया है। वो 3/4 बहुमत से कांग्रेस जीती और केवल 15 सीट पे सिमट गई। वो तो 1/4 भी नहीं पहुंच पाए ना, 1/6 हिस्सा है उनके पास, तो उससे वो बखला गए हैं। और बखला के फिर जो 7 बार का सांसद है, 4 बार का सांसद है, मंत्री हैं, सबके टिकट काट दिया, सब कुछ बदल डालूंगा, तो उस तरह से सबको बदल डाला है। क्या मतलब बीजेपी के लोग भी परेशान है क्या? आपको खबरें तो आती होंगी। बिल्कुल परेशान है। कौन आदमी भाई जो चुनाव के पहले, चुनाव की तैयारी एक दिन में तो होती नहीं, तो जो कैंडिडेट है वो ये मान के चलता है मुझे चुनाव लड़ना है, जो 7 बार का सांसद है वो सोचेगा कि मेरी टिकट कटेगी, तो तैयारी कर रहा होता है। और उसके बाद अचानक टिकट कट जाती है तो सारे लोग बैठ जाते हैं। उसकी अपनी फॉलोइंग भी होती है, जो सांसद रहते हैं। अब पहली बार का हो तो चलो संगठन के माध्यम से जीत गया, लेकिन जो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 7 बार को जीता हो तो उसकी अपनी फॉलोइंग होती है। तो इस मोडस ऑपरेंडी का फायदा ये मान लिया जाए कि कांग्रेस को मिलने वाला है, भूपेश बघेल को मिलने वाला है? कांग्रेस को मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। ऐसा? अच्छा, ये बताइए, हमने देखा कि अमित शाह अभी छत्तीसगढ़ में आए और वो कहते हैं कि जो नक्सली हमला हुआ मंडावी को लेकर, जो नक्सलियों ने घटना की, जवान हमारे शहीद हुए, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन सीबीआई पे तो भूपेश बघेल यकीन ही नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि फंस जाएंगे। अमित शाह संविधान को तो मानते नहीं। कैसे? अपराध किए तभी तड़ी पार हुए थे। अच्छा, तो संविधान को मानते तो अपराध थोड़ी करते हैं। और अभी आचार संहिता लगा हुआ है। आचार संहिता लगने के बाद भी कितने बार हो गया नरेंद्र मोदी जी को कि आपको ये नहीं करना है, सेना के नाम का उपयोग नहीं करना है, कि आपको नमो टीवी नहीं चलाना है, तमाम प्रकार की हिदायतें दी जा रही नहीं। संविधान को मानना चाहिए। आचार संहिता लगा हुआ है, जब तक के निर्वाचन आयोग कोई अनुमति नहीं दे तब तक हम कैसे कोई जांच की घोषणा कर सकते हैं? इस बात का है कि हमने वो सारी प्रक्रिया अपनाई हुई है। नहीं, लेकिन क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में छापे पड़ जाते हैं? पश्चिम बंगाल की घटना आप देख ही रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी बातें इस तरह की जाती हैं। ये क्या है? इसे किस रूप में केंद्र की सरकार और केंद्रीय एजेंसियों का कोई इस्तेमाल हो रहा है क्या? क्योंकि जिस तरह से बिल्कुल सही बात है, जिस प्रकार से सीबीआई के डायरेक्टर रातों रात बदल जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बदल जाते हैं, इस्तीफा हो जाता है, जिस प्रकार से लोकपाल का गठन ही नहीं हो पाता 5 साल तक के, न्यायपालिका में सीनियर जजेस हैं वो खुद जनता से न्याय मांगते हैं, तो ये तो केवल मोदी है तो संभव मुमकिन है। ये सब तो मोदी है तब मुमकिन हुआ है। तो इनको जितने भी हमारे जो ऑटोनॉमस बॉडी है उसको कमजोर करने का काम इस सरकार में हुआ है। आपका बड़ा पुराना अनुभव रहा है राजनीति का, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं। 2014 में देखा जाए तो मोदी लहर थी, आंधी थी। अब तमाम राजनीतिक पंडित तमाम तरह की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, कुछ राजनीतिक पंडित, कुछ चैनल्स ये कह रहे हैं कि दोबारा से एनडीए की सरकार आ रही है। कैसे आएगी? क्या कोई गणित, कोई समीकरण आपके जहन? देखिए, जो 2014 में
जो बातें कहते थे मोदी जी, अच्छे दिन आएंगे, अब वो डायलॉग गायब है। अब काला धन वापस लाएंगे, वो डायलॉग भी गायब है। 15-20 लाख रुपए एक एक खाते में जाएगा, वो डायलॉग गायब है। स्वामीनाथन कमेटी की चर्चा नहीं करते, 2 करोड़ लोगों को रोजगार की चर्चा नहीं करते, वो नोटबंदी के बारे में बात नहीं करते, अब जीएसटी के बारे में बात नहीं करते। तो जो कहा है उसके बारे में चर्चा नहीं है, और जो उन्होंने किया है उसके बारे में भी चर्चा नहीं कर रहा है। अब केवल उस सेना ने की जो उपलब्धि है, सेना हमारे देश के शान है, हम सब भारतीय उन पे गर्व करते हैं, विश्व के सबसे बेहतरीन सेना में से एक है, और उसके कार्यों पे आप वोट मांगेंगे, इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। आप अपने कर्मों के माध्यम से मांगो ना भाई, आप नोटबंदी किए हैं, उससे बड़ी उपलब्धि बताकर वोट मांगो, नहीं जीएसटी वोट मांगो। अभी आपसे चर्चा हो रही थी कि छत्तीसगढ़ में जितनी सीटें वो आ नहीं रही हैं, उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें वो आ नहीं रही हैं, महाराष्ट्र में जितनी सीटें आ नहीं रही, मध्य प्रदेश में नहीं, तो सीटें आ कहाँ से रही है? इनके सीटें कहीं नहीं आ रही है। अब मोदी के अलावा इनके पास चेहरा नहीं है, और मोदी का चेहरा पिट चुका है। आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, सुमित्रा महाजन जी, सबको दरकिनार कर दिया गया है, रमेश बैस जी, सबको दरकिनार कर दिया गया है। और अब स्थिति ये है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अभी चुनाव हुए हैं, उसके रिजल्ट बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले समय जो लोकसभा में जो प्रदर्शन किया था वो रिपीट होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ भी रिपीट होने वाला नहीं है। इवन उसके जो स्टेट है, गुजरात है, वहां भी रिपीट नहीं करने हैं। तो यहीं से तो सीटें आई थी उनकी, और एक तरफा 100% सीटें। नहीं, वो कहते हैं उड़ीसा से बढ़ा लेंगे, पश्चिम बंगाल से बढ़ा लेंगे। वहां मैं तो उड़ीसा गया था, उड़ीसा में 21 सीटें हैं, और मैं नहीं समझता कि वो 2.5 अंक पहुंच पाएंगे। अच्छा, हाँ, नहीं पहुंचेंगे। पश्चिम बंगाल भी वही स्थिति है। तो फिर सीटें घटती हुई दिखाई दे रही है, आती हुई दिखाई नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी। शाइनिंग इंडिया है क्या? बस ये वही है, फील गुड और शाइनिंग इंडिया। आपने तमाम सारे जुमलों को पकड़ लिया है। लोकसभा चुनाव 2014 में चाय पर चर्चा, पूरे देश में चाय पर चर्चा चल रही थी, नुक्कड़ पर चाय पर चर्चा। अभी आप करने जा रहे हैं, आपका एक नया स्टाइल आया है, आय पर चर्चा। ये क्या है? आय पे चर्चा, देखिए आय पे चर्चा ये है कि लोगों की इनकम कैसे बढ़ेगा। जो राहुल जी ने कहा कि हम सबके साथ न्याय करेंगे, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, गरीबों के साथ, गरीबी पे वार 72,000, तो हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर लोगों की इनकम कैसे बढ़े, क्योंकि नोटबंदी और जीएसटी में सबकी कमर तोड़ दी, और उस पर कैसे आय वृद्धि होगी, कांग्रेस क्या सोचती है, उसके बारे में चर्चा होगी। तमाम जो मुद्दे हैं जिनके बारे में जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हुआ नहीं है, अभी बहुत कम समय हुआ है आपको मुख्यमंत्री बने हुए, हम इस लोकसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ की सरकार में और छत्तीसगढ़ की जनता में, छत्तीसगढ़ के प्रशासन में क्या अंतर देखेंगे? देखिए, पहले जो प्रशासन था वो केवल एक आदमी पे केंद्रित था, उसको उसकी कुर्सी भर बचाओ, बचत छत्तीसगढ़ को जो करना है वो कर लीजिए। अभी जो सरकार है, अभी जो तंत्र है, वो जनता के लिए है। हमने स्पष्ट रूप से कहा, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि, वो सब जनता के लिए है, और उसका रिजल्ट दिखने भी लगा है। जनता सहज रूप से विश्वास करने लगी सरकार पे, लेकिन इसको बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। इन 3 महीनों में जितना हम लोगों ने काम किया है, उससे काफी रिलैक्स लोग महसूस करते हैं। लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से काम किया कि दूसरी पार्टी और दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता, नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए, आप भी उसी क्रम में कर रहे हैं, चाहे वो मुकेश गुप्ता हो, चाहे दामाद हो। क्या वाकई ऐसा है या सिर्फ राजनीतिक आरोप है? देखिए, जो गड़बड़ियां हुई थी, तो इन गड़बड़ियों को लेकर हम जनता के पास गए थे कि नान में घोटाला हुआ है, जीरम में गड़बड़ी हुई है, जीरम षड्यंत्र है, फिर टेप कांड में खरीद फरोख्त का मामला है। इन सब मामलों को लेकर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़े, और जनता के बीच इसको लेके गए थे। हमको मैंडेट मिला
और यदि हम नहीं करते तो हम पे आरोप लगता कि आपने हमसे वोट मांगा था इसलिए कि जांच कराएंगे, और जांच नहीं करा रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा था 2G स्कीम हो गया है, कोल स्कीम हुआ है, 5 साल बीत गया, किसी गिरफ्तार किए? केवल हल्ला भर करते रहे। आपने एक नई बात कही है कि जो खनिज नीति है उसके कारण छत्तीसगढ़ को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान राज्य को हुआ है। क्या इसमें भी कोई बड़ा खेल है, बड़ा घोटाला? बिल्कुल सही बात है कि आप नीलामी की बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम सब नीलाम करेंगे। आपने फर्स्ट फेज में नीलाम किया, सेकंड फेज में नीलामी क्यों नहीं किया आपने? उस समय जो था 2500 से लेके हमको 3200 तक के प्रति टन रॉयल्टी मिल रही थी। उसके बाद सारे जो है उसको सारी स्टेट को आपने अलॉट कर दिया, और अलॉट करने के बाद आप वहां से जो रॉयल्टी मिलती है हमको उसके 100 रुपये प्रति टन का मिल रहा है। कहाँ 3200 और कहाँ 100 रुपया? तो इससे हमको राज्य को नुकसान हुआ, तो 9 लाख करोड़ का नुकसान होगा 30 साल में। आपके सामने एक चुनौती है। चुनौती इसलिए भी है कि आपने अभी किसानों का कर्जा माफ किया है, 2500 रुपए समर्थन मूल्य की बात आपने की है, दाल भात केंद्रों को बंद कर दिया है आपने, जिसके बारे में बीजेपी ये कह रही है कि गरीबों की योजना थी, गरीबों को सस्ते में कुछ रुपए में खाने को मिलता था। क्यों बंद करती? कारण देखिए, सही बात तो यह है कि दाल भात केंद्र कहीं चल नहीं रहा था। वो जो चावल अलॉटमेंट हो रहा था वो केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के खाते में जा रहा था। अच्छा। और भारतीय केंद्र की सरकार ने उसको बंद कर दिया। उसके पेटे जो अलॉटमेंट होता था चावल का, उन्होंने बंद कर दिया। तो बंद कर दिया, हमने भी बता दिया कि आपकी केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। इसको लेकर कोई रिपोर्ट या कोई जांच ऐसी चीज आई? वो तो कहीं भी दाल भात, आप कहीं चल दीजिए, कोई दाल भात केंद्र का आपको बोर्ड नहीं मिलेगा। अच्छा। कहाँ है दाल भात केंद्र? तो इसके जवाब में आप कोई योजना शुरू करेंगे? अभी तो आचार-संहिता लगा हुआ है, विचार विमर्श करेंगे इसका क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। शराबबंदी एक बड़ा आ गया था कि शराब के खेल में बीजेपी की सरकार लिप्त है ऊपर से नीचे तक। इसके बारे में कोई सोचा बंदी को लेकर? या बिल्कुल सोचा है, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है, समाज को भी हमको साथ में लेना होगा, और इसके लिए हमने कमेटी बनाई है, और कमेटी बना के तैयारी हम कर रहे हैं। 2 प्रकार की कमेटी, एक राजनीतिक दलों की कमेटी जो अन्य उन राज्यों में जाएंगे जहां शराबबंदी लागू है, या उन राज्यों का अध्ययन करेंगे जहां शराबबंदी तो लागू किए थे लेकिन वापस ले लिया गया। तो वो सभी कारणों पे वो लोग अपना अध्ययन करके हमको बताएं। ऐसे भी राज्य हैं जहां पर शराबबंदी तो है लेकिन खुलेआम शराब चलती है, गुजरात, उसका भी अध्ययन करेंगे। मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर सारी डिस्टिलरियां लगी हुई हैं और वहां से शराब गुजरात जाती है, कोई रोक टोक नहीं है। यही अध्ययन करेंगे कि आखिर वो लोग अध्ययन करके दें। दूसरा, सामाजिक क्षेत्र में हमने समाज के लोगों के कमेटी बनाई है, वो अध्ययन करेंगे, वो समाज में जन जागरण का काम करेंगे, क्योंकि बिना जन जागरण के आप रोक नहीं सकते हैं। जैसे घर पहुंच सेवा जो शुरू हो गया है, तो फिर शराबबंदी कहाँ हुआ? तो कैसे ढंग से लागू करें? क्योंकि हमारे यहाँ 85 ब्लॉक है, वो अनुसूची 5 में आता है, जहां ग्राम सभाएं तय करती है कि वहां होगा क्या होगा, नहीं होगा। तो उनको विश्वास में लेके ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ी बात की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में मुद्दे हैं। क्या आपको लगता है कि झीरम जैसा जो घटना हुई है, इसको एक झीरम ही कहा जा रहा है, मिनी झीरम कहा जा रहा है, मंडावी के साथ जो घटना हुई नक्सल को लेकर, दोबारा से सरकार बनी, आपने नक्सलियों से वार्ता की बात की थी, चर्चा की बात की थी, लेकिन इस घटना को क्या देखते हैं कि नक्सली फिर पैर पसार रहे हैं? इसको कैसे रोक पाएंगे? देखिए, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। झीरम घाटी में राजनेताओं का नरसंहार हुआ था, इसमें विधायक मंडावी जी की हत्या हुई है, और दोनों ही घटना निंदनीय है और दुखद है। लेकिन यहाँ पुलिस ने पूरी सुरक्षा दी थी, पूरे Z+ सुरक्षा थी, और उन्होंने खुद वापस कर दिया। जो DRG 50 जवान थे उसको खुद वापस किया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा ये बोला। फिर वो निकल पड़े, निकलने के बाद उसको रोका गया, थानेदार फोन करके बोलते हैं, और पायलट फॉलो को वो ओवरटेक करके वो खुद गाड़ी आगे ले जाते हैं। तो यहाँ तो बाकायदा बार बार उसको सूचना दिया गया कि आप आगे ना जाए, आगे ना जाए, इस रास्ते से ना जाए। उसके बाद वो बढ़ते चले गए, और उनका ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इसलिए दोनों की तुलना नहीं की जा सकती।
नहीं किया जा सकता। हाँ। तो क्या ऐसे छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको सुरक्षा दी गई है और उनको अब उतना खर्चा नहीं है, तो क्या समीक्षा होगी नए सिरे से? उसके लिए प्रक्रिया है, भारत सरकार की प्रक्रिया है, राज्य सरकार की प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में सब अध्ययन करके सब रिपोर्ट देते हैं, उसके हिसाब से सुरक्षा दी जाती है। अमित शाह ने तमाम सारे सवाल उठाए, आपने उसके जवाब में कहा इंतजार करिए, जांच राफेल की भी होगी, जया लोया की भी होगी। किस भरोसे के साथ, किस विश्वास के साथ कहा? इसलिए कि हमें न्यायालय पे भरोसा है, हमें प्रजातंत्र पे भरोसा है, और आज जो मतगणना होगी उसमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी धाराशायी होगी और यूपीए की सरकार बनेगी। बार बार ये की जाती है कि जब मोदी बनाम राहुल हो रहा है तो कहीं ना कहीं राहुल कमजोर पड़ जा रहे हैं, और अगर एनडीए जैसी स्थिति दिखाई दी तो मोदी भारी होंगे सिर्फ इसलिए कि राहुल बतौर नेतृत्व कमजोर है। देखिए, राहुल कहीं कमजोर नहीं है, वो यथार्थवादी नेता की तरह उनका कद बढ़ा है और लोग उस पे विश्वास कर रहे हैं, मोदी पे विश्वास करना बंद हो रहा है। तो एक तरफ उसके कद घटते जा रहा है, इनका कद बढ़ते जा रहा है। एक अंतिम सवाल, छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें? हमारी कोशिश तो 11 जीतने की है। भरोसा है आपको? पूरा विश्वास। अब भूपेश जी का तो कुल मिलाकर उनके लोकसभा के कार्यक्रम चल रहे हैं और इस कार्यक्रम के दौरान वो जनता से चर्चा कर रहे हैं, आय पर चर्चा।